हेलो केसरिया परिवार, स्वागत है आपका। और हम आ गए हैं आपको टेस्ट सीरीज लेके। टेस्ट सीरीज का नाम है T20 टेस्ट सीरीज या टॉप 20 टेस्ट सीरीज। वन शॉट क्वेश्चन के रूप में हम आपको लेके आए हैं और यह टारगेटेड है, 5000 क्वेश्चनों का टारगेट है। और इस आधार पर रेलवे, एसएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जीडी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन लीनियर क्वेश्चन होगा, इसमें किसी तरह का ऑप्शन नहीं हम दे रहे हैं, लेकिन संभावित जितना ऑप्शन इससे बन सकता है इस क्वेश्चन से, उस सारे क्वेश्चन को हम डिटेल हल करने की कोशिश इसमें हम करते हैं। यानी इस लीनियर क्वेश्चन से एक भी सवाल न छूटे, इस तरीका का सॉल्यूशन हम करना शुरू किए हैं और शुरू कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को स्किप ना करके लगातार इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके लिए यह क्वेश्चन काफी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को T20 शॉर्ट वन शॉट क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। पहला ये हमारा दूसरा टेस्ट सीरीज है। पहला टेस्ट सीरीज हम लोग का खत्म हो चुका है। पहला टेस्ट सीरीज में भी 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन हमने दिया था और सॉल्यूशन भी उसका लाजवाब किया था। तो अगर पहले सीरीज को आप देखना चाहते हैं तो सर्च करके आप उसे देख सकते हैं। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से भी जोड़ा हुआ है। इसके अलावा टारगेटेड है कि आगे एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछेगा, तो काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होने वाला है। तो केसरिया के तरफ से, केसरिया परिवार के तरफ से यह क्वेश्चन आपको प्रस्तुत है। आप इस केवल यही रिक्वेस्ट है कि इसको बढ़ा के आप इस वीडियो को ना देखिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इस कंपटीशन का। पहला क्वेश्चन है, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो लिंग निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है, यह उत्तरदायी जो होता है वह होता है पुरुष का, पुरुष गुणसूत्र। पुरुष क्रोमोसोम जो होता है, गुणसूत्र का मतलब क्रोमोसोम, पुरुष गुणसूत्र जो होता है वो लिंग के निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे टर्म देखेंगे, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। क्रोमोसोम शब्द का बात आया है। क्रोमोसोम से संबंधित सारा बात जितना आ सकता है आपको वह पहले देख लेंगे। तो यह क्रोमोसोम जो होता है वह मानव में अगर चर्चा किया जाए तो 23 जोड़ी के रूप में पाया जाता है। 23 जोड़ी के रूप में पाया जाता है। और जब कभी भी यह जोड़ी के रूप में पाया जाता है तो जोड़ी के रूप में इसे कैरियोटाइप कहा जाता है। कैरियोटाइप। कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि 23 जोड़ी के रूप में जो गुणसूत्र पाया जाता है उसे किस टर्म से इंडिकेट करते हैं, तो कहेंगे कैरियोटाइप के नाम से उसे जाना जाता है। इस गुणसूत्र की खोज की अगर बात करेंगे तो इसकी खोज कार्ल विल्हेम नेगेली, हम लोग लिख सकते हैं विल्हम नेगेली ने इसकी खोज किया था सन 1842 ईस्वी में। सन 1842 ईस्वी में खोज किया गया था। इसके बारे में और जानकारी अगर लेंगे तो यही क्रोमोसोम जो है यह प्लांट प्लस एनिमल सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस में पाया जाने वाला एक अंग होता है और यह न्यूक्लियस में आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। यानी कि कह सकते हैं यह आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। आनुवांशिक गुणों को वाहन करने का काम करता है। इसकी संख्या की बात किया जाए, अगर इसकी संख्या की हम बात करें तो सभी जीवों में अलग अलग होता है, लेकिन निश्चित संख्या में पाया जाता है। सभी जीव में अलग अलग होता है लेकिन निश्चित संख्या में पाया जाता है। निश्चित संख्या में पाया जाता है। जैसे मानव में 23 जोड़ा क्रोमोसोम, यानी लगभग 23 जोड़ा कहने का मतलब है कि 46 क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसमें से 22 जोड़ा क्रोमोसोम जो होता है वह ऑटोसोम के नाम से जाना जाता है और एक जोड़ा क्रोमोसोम जो होता है वह लिंग गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है। अगर पुरुष में बात करें तो पुरुष में यह एक्स सेक्स क्रोमोसोम की बात करें, पुरुष में
सेक्स क्रोमोसोम की बात करें पुरुष में तो एक्स वाई के रूप में पेयर होता है, जबकि यही महिला में अगर बात करें तो एक्स एक्स के रूप में यह पेयर के रूप में पाया जाता है। अगर बात करें कि आनुवांशिकता की इकाई के बारे में पूछ दे, क्योंकि आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है यानी जीन का वाहक होता है, तो आनुवांशिकता की इकाई को जीन के नाम से भी जाना जाता है। और यह क्रोमोसोम का अगर संगठन आपसे पूछ दे कि क्रोमोसोम क्या क्या चीज से मिलकर बना होता है, तो संगठन में लिखेंगे, इसका संगठन जो होता है वह प्रोटीन प्लस डीएनए से मिलकर बना हुआ संरचना होता है क्रोमोसोम। कहां? न्यूक्लियस में पाया जाता है सेल के। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत थोड़ा सा सुधार करेंगे, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित किया गया है? तो विधि के समक्ष समता कहेंगे या समानता कहेंगे? समता भी कर सकते हैं या समानता भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात होता है। तो यह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में इसकी चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 14 में इसकी चर्चा किया गया है। क्लियर है? और यह अगर पूछेगा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसके स्रोत की अगर बात कर लेंगे, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो स्रोत की अगर बात करेंगे हम लोग, तो यह विधि के समक्ष समता या समानता जो लिया गया है वह ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन यूके के संविधान से लिया गया है। और यह समता एवं समानता का अधिकार जो है ना, वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मौलिक अधिकार का स्रोत की बात कर ले कि स्रोत कहां से है, तो यूएसए से मौलिक अधिकार की चर्चा लिया गया, संविधान से चर्चा किया गया है। क्लियर है? अब यह मौलिक अधिकार जो है वह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद को मौलिक अधिकार के अंतर्गत समझा जाता है। और इसी मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 को समता एवं समानता का अधिकार कहा गया है। इसका मतलब यही है कि कानून, अगर राज्य कोई कानून बनाता है तो वह कानून सभी जनता के लिए, राज्य की सभी जनता के लिए समान रूप से बनाएगा और उस पर लागू भी समान रूप से ही करेगा। किसी भी प्रकार का भेदभाव कानून के समक्ष किसी भी जनता के साथ नहीं होगा। यही है विधि के समक्ष समानता का अधिकार का मतलब। क्लियर है? आगे चलते हैं। शिवाजी के मंत्रिमंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को पहली बार कि कल शिवाजी के बारे में भी चर्चा किए थे। क्लियर है? अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं शिवाजी के बारे में। तो शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इनका जन्म की बात करें तो 6 अप्रैल, कल सब चर्चा कर लिए, 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1627 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग में। काफी क्वेश्चन पूछता है। शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम साजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। हालांकि इनकी दूसरी भी माता थी, वह तूकाबाई मोहिते, या साजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तूकाबाई मोहिते था। इनके गुरु कोंडदेव थे जो इनके दादा भी थे। लेकिन आध्यात्मिक जीवन पर शिवाजी के आचरण पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा हुआ रामदास का असर पड़ा था। गुरु रामदास, सिखों के गुरु। विवाह अगर चर्चा करेंगे तो 1640 ईस्वी में इनका विवाह साई बाई निम्बालकर के साथ हो गया था। और पहला अभियान जो इन्होंने अपना युद्ध अभियान किया था वह 1644 ईस्वी में बीजापुर के तोरन नामक पहाड़ी किला पर इन्होंने अधिकार कर लिया था 1644 ईस्वी में। क्लियर? अगर बात किया जाए कि रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था इन्होंने 1656 ईस्वी में, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन राज्याभिषेक नहीं किया। उस समय राज्याभिषेक नहीं किया था। बाद में औरंगजेब ने राजा की उपाधि प्रदान किया था शिवाजी को। राजा की उपाधि किसने? औरंगजेब। कल सब चर्चा कर लिया। औरंगजेब, राजा की उपाधि किसने दिया? औरंगजेब ने दिया था।
अगर देखा जाए तो इन्होंने शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा, एक 1664 ईस्वी में और दूसरा 1670 ईस्वी में। शिवाजी और जयसिंह के बीच, शिवाजी एवं जयसिंह के बीच, जयसिंह प्लस शिवाजी के बीच, शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि हुई थी। यह संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि जो हुई थी वह 1665 ईस्वी में हुई थी। 1665 ईस्वी में हुई थी। बाद में शिवाजी ने 5 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ में भी अपना राज्याभिषेक किया था। क्लियर है। और काशी या वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट के द्वारा इनका राज्याभिषेक कराया गया था। बाद में महज 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। अब इनके मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो इनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। इनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। इन अष्टप्रधान में कौन कौन थे? तो सबसे पहला पद जो था वह पेशवा का पद था। पेशवा कौन होता था? प्रधानमंत्री हुआ करता था। क्लियर। पेशवा का पद प्रधानमंत्री पद होता था। दूसरा जो था वह सरी-ए नौबत, सरी-ए नौबत। तीसरा जो पद था वह अमात्य। चौथा जो पद था वह बकायन 20, बकायन 20। पांचवा जो पद था अष्टप्रधान में वह था चिटनीस। छठा जो पद था इनका वह सुमंत। और 7वां पद जो था वह पंडित राव। पंडित राव सभी अष्टप्रधान के मंत्रिमंडल थे। और 8वां की बात करें तो न्यायाधीश हुआ करता था। क्लियर। अब थोड़ी सी जानकारी लेते थे। पेशवा प्रधानमंत्री जो होता था इसका काम होता था राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख करना। राज्य की प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख करना पेशवा का काम होता था, जो प्रधानमंत्री का पद था। सरी-ए नौबत जो सेनापति हुआ करता था, सेनापति हुआ करता था, इसका काम सैन्य प्रधान होता था। ये अमात्य जो होते थे वह राजस्व मंत्री होते थे, राजस्व मंत्री होते थे। और आय व्यय का लेखा जोखा रखना इनका काम होता था। बकायन 20 का काम क्या था? तो सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभाग के विभागीय अध्यक्ष जो होते थे वो बकायन 20 कहलाते थे। चिटनीस जो थे राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखते थे, वो थे चिटनीस। क्लियर। राजकीय पत्रों को पढ़ने वाला और उसकी भाषा शैली को समझने वाला चिटनीस था। सुमंत था विदेश मंत्री, विदेश मंत्री होता था सुमंत। पंडित राव क्या होता था? तो धार्मिक विभाग का देख रेख करने वाला मंत्री होता था पंडित राव। और धार्मिक नियमों को भी बनाता था, धार्मिक कानून को भी बनाता था। जबकि न्यायाधीश जो होता था वो न्याय विभाग का प्रधान होता था, न्याय विभाग का प्रधान होता था। क्लियर है। तो पेशवा, सरी-ए नौबत, अमात्य, बकायन 20, चिटनीस, सुमंत, पंडित राव और न्यायाधीश अष्टप्रधान में शामिल किए जाते थे। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे शिवाजी ने किस भाषा को राज्य भाषा अपनाया था? तो शिवाजी ने मराठी भाषा को राज्य भाषा के रूप में अपनाया था। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला होता है? तरणेतर मेला बड़ा खूबसूरत मेला होता है। तरणेतर मेला, तरणेतर मेला जो लगता है वह गुजरात में लगता है। राज्य की बात करें तो गुजरात में लगता है और स्थान की बात करें तो सौराष्ट्र में। गुजरात के सौराष्ट्र नामक जगह पर एक थानेसर जगह है, थानेसर जगह है। और थानेसर में भी तरणेतर नामक गांव के निकट यह मेला का आयोजन किया जाता है। क्लियर। अब इसमें होता क्या है तरणेतर मेला में? तो तरणेतर मेला में आदिवासी युवक युवतियां जो होती हैं वह सभी सज धज कर आती है और अपना जीवन साथी चुनती है। क्लियर। यानी इसको कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जो स्वयं से
स्वयं से पत्नी को लड़की को अपना वर चुनने का जो अधिकार होता था, उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन साथी चुनने के लिए तरणेतर मेला का आयोजन किया जाता है। क्लियर। अब यह तरणेतर मेला से याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि किस मंदिर या कौन से मंदिर के आसपास बनाया जाता है। त्रिनेश्वर मंदिर, त्रिनेश्वर मंदिर के आसपास यह तरणेतर मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें जीवन साथी चुना जाता है। लड़का जो होता है अपने द्वारा बनाया हुआ रंग बिरंगी छतरी के नीचे इस मेला में बैठा हुआ रहता है, और लड़कियां जो होती है वह वर के रूप में उन लड़कों को चुनती हैं, अपनी इच्छा से चुनती हैं। क्लियर है। इस वर्ष की बात करा जाए, इस वर्ष की बात अगर की जाए तो इस वर्ष यह मेला 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा, यानी अभी यह मेला खत्म नहीं हुआ है। जिनको आवश्यकता है कि इस परंपरा को निभाए वो वहां जा सकते हैं, तरणेतर मेला का हिस्सा बन सकते हैं। आदिवासियों का, वैसे आदिवासियों का, युवक युवतियों का यह मेला होता है जिनमें अपना पति यानी जीवन साथी स्वयं चुना जाता है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मात्रा का, कहेंगे मान का कितना होता है, तो 1/6 भाग होता है। आगे है, कौन भारत का अंतिम वायसराय था। अब भारत का अंतिम वायसराय कौन था ये देख लेते हैं। तो अंतिम वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यह अंग्रेज में पूछा तो अंग्रेज के रूप में, या पूछ दिया कि स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन, अंग्रेज के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अंतिम रूप से अगर वायसराय पूछ दे तो सी राजगोपालाचारी। थोड़ा सा इसके इतिहास को देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि कंपनी के अधीन बंगाल का गवर्नर, पहले बना क्या, बंगाल का गवर्नर, गवर्नर। तो बंगाल का गवर्नर की चर्चा कर लेते हैं। तो बंगाल का गवर्नर, सर्वप्रथम बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव प्रथम, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव रहा। क्लियर। बंगाल का अंतिम गवर्नर भी यही रहा, अंतिम गवर्नर भी रॉबर्ट क्लाइव ही रहा। लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जाए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, अब गवर्नर को, गवर्नर के साथ जनरल पद जोड़ दिया गया और उसको मजबूत बनाया गया। तो गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो याद रखेंगे वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद और भी सवाल पूछेगा इसके बारे में। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिंग, अंतिम गवर्नर जनरल। क्वेश्चन पूछेगा भारत का पहला, अब भारत, ये बंगाल था यहां, अभी तक तो बंगाल चल रहा था। अब क्वेश्चन आते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी इन्हीं के कार्यकाल में बंगाल का गवर्नर को अब भारत का गवर्नर कहा जाने लगा। और इस प्रकार से बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही हुए।
इसके अलावा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, क्लियर, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। अब वही पूछेगा कि भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय की बात करेगा तो लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएंगे, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर और मजबूत पद वायसराय दे दिया गया। अतः इस प्रकार से अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को शामिल किया जाता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय, स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय पूछेगा। प्रथम वायसराय में लॉर्ड कैनिंग, लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय में पूछेगा तो आप याद रखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन को याद रखेंगे, क्लियर। अब आपसे पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे या भारतीय वायसराय कौन थे, तो याद रखेंगे सी राजगोपालाचारी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किया गया था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दूसरे पंचवर्षीय योजना में यह खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किया गया था। अगर ईस्वी की बात करें तो 1957 ईस्वी में इस खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किया गया था। वर्तमान में बात करें कि इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष श्री मनोज कुमार। अगर हम बात करें कि इसका मुख्यालय कहां है, मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुंबई में स्थित है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, कल भी यह सवाल आया था। आर्य समाज से सवाल कल भी आया था। आर्य समाज जो था, सबसे पहले जानते हैं आर्य समाज जो था वह एक हिंदू सुधार आंदोलन का एक हिस्सा था। आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। 1875 ईस्वी में 10 अप्रैल को किया गया था, क्लियर। और कहां किया गया था यह भी याद रखेंगे, तो इसकी स्थापना मुंबई में किया गया था। इसकी स्थापना मुंबई में या बंबई में किया गया था। लेकिन बात किया जाए कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी प्रेरणा से, प्रेरणा अगर पूछ दे कि किसकी प्रेरणा से या किससे सीख लेके यह शुरुआत किया था, तो मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा में आके इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार लाना। उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार लाना। तथा थोड़ी सी बात स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अगर कहेंगे तो इसी आर्य समाज का यह नारा था, बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो।
वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की भी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, आर्य समाज का यह नारा था। अतः यही कारण है कि कहा जाता है कि यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती का था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका आंसर निकल गया हो क्या? स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1875 ईस्वी में 10 अप्रैल के दिन मुंबई में की गई थी। क्षमा वाणी किस धर्म से संबंधित है? क्षमा वाणी जो है वह जैन धर्म का संबंधित यह त्योहार होता है और ये श्वेतांबर और दिगंबर दोनों संप्रदायों के द्वारा यह क्षमा वाणी धर्म का आयोजन किया जाता है, त्योहार का आयोजन किया जाता है। यह कुछ ऐसा त्योहार है जिसमें किसी भी प्रकार की कटुता को समाप्त करके, द्वेष को समाप्त करके एक होने का संदेश देता है, समाज को एक करने का संदेश देता है यह क्षमा वाणी। यानी किसी भी प्रकार के वाणी को क्षमा कर दीजिए, द्वेष को खत्म कर लीजिए, क्लेश को खत्म कर लीजिए और एक साथ आकर मिलिए, यह क्षमा वाणी का शाब्दिक अर्थ होता है। आगे, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिर रही दो वस्तु है, वस्तुओं का मतलब क्या? एक से अधिक वस्तु। तो इसका त्वरण जो होता है वो समान होता है, समान त्वरण होगा और समान समय में नीचे गिरेगा। आगे, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान किया गया है? तो अवसर की समानता की चर्चा मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की बात कहा गया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी प्रकार से लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन का मतलब सरकारी कर्मचारी भर्ती में या सरकारी नौकरियों में सभी को, समाज में रहने वाले या राज्य में रहने वाले सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। लेकिन इसका अपवाद भी है, सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किया गया लोक नियोजन के विषय में, लेकिन इसका अपवाद निचलौकवा लाइन में लिख दिया गया है। अपवाद है इसका ST SC OBC, यह राज्य सरकार के द्वारा SC ST OBC को अपवाद में रखा गया है कि इसको आरक्षण के तहत सुविधा दिया जाएगा, बाकी सभी जनता को समान रूप से अवसर की समानता प्रदान अनुच्छेद 16 में किया गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? किस विधि द्वारा मिश्रण में, तो वो होता है आपका पृथक्करण जो किया जाता है वो क्रिस्टलाइजेशन। इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीकरण या इसी को रवाकरण भी कहा जाता है, इसी को रवाकरण के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है कि इस विधि के द्वारा प्राकृतिक या तो कृत्रिम तरीका से अकार्बनिक ठोस पदार्थों को अलग करने का एक मेथड होता है, एक विधि होता है, एक थ्योरी होता है। अब इस विधि में कैसे किया जाता है अलग भाई? तो अशुद्ध ठोस पदार्थ जो होते हैं उसको उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म कर दिया जाता है और गर्म अवस्था में ही छानकर कीप के द्वारा उसको छानकर अलग कर लिया जाता है। और जब यह ठंडा हो जाता है तो शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, यानी नीचे जम जाता है और अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। इसी को क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इस विधि के द्वारा एग्जाम्पल समझ लेंगे। एग्जाम्पल जो आता है, शर्करा में मौजूद नमक जो होता है, शर्करा में मौजूद नमक के मिश्रण को इथाइल एल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म करके अलग कर दिया जाता है। क्लियर? किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना अभी बताए स्वामी दयानंद सरस्वती। कब किया भाई? तो 1875 ईस्वी में 10 अप्रैल के दिन किया। और कहाँ किया? मुंबई में किया। किसकी प्रेरणा से किया? तो स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से। स्वामी बिरजानंद कहाँ के थे? तो मथुरा के विद्वान थे स्वामी बिरजानंद।
क्लियर। आर्य समाज का नारा था वेदों की ओर लौटो, या बैक टू वेदास का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किया था। आगे, नवरोज किन लोगों का नव वर्ष होता है? नवरोज किन लोगों का नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, या किन लोगों के द्वारा मनाया जाता है? क्लियर। तो नवरोज जो है वह त्योहार पारसियों के द्वारा मनाया जाता है। पारसी के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार होता है। अगर देश की बात करें कि दुनिया में सबसे ज्यादा नवरोज मनाने वाले पारसी कहां हैं, तो याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा जो है वह ईरान में है। यह त्योहार सबसे ज्यादा प्रचलन में ईरान के पारसियों के द्वारा, मुख्य रूप से ईरानियों के द्वारा ही यह नवरोज त्योहार मनाया जाता है। क्लियर। अब देखेंगे इस नवरोज त्योहार में होता क्या है। तो नवरोज त्योहार में होता है कि इसमें अदृश्य ईश्वर, इसमें अदृश्य ईश्वर की पूजा किया जाता है, जिसे हम लोग पारसियों के द्वारा अहूरा मजदा कहा जाता है। अहूरा मजदा ईश्वर का नाम है, अदृश्य ईश्वर का नाम है, अहूरा मजदा के नाम से जाना जाता है। और जिस भगवान की पूजा, अदृश्य भगवान की पूजा किया जाता है, वह अग्नि के रूप में इनकी पूजा किया जाता है। क्लियर है। यानी प्रकाश के देवता, अग्नि का मतलब प्रकाश का देवता, नवरोज का मतलब, इसका नवरोज का शाब्दिक अर्थ होता है नव वर्ष। तो यह नव वर्ष के आयोजन के लिए मनाया जाता है, नव वर्ष के शुरुआत में यह मनाया जाता है। भारत में अगर देखा जाए, भारत में अगर देखा जाए तो पारसियों के लिए सबसे प्रसिद्ध गांव, पारसियों के लिए, पारसियों का सबसे प्रसिद्ध गांव भारत में गांव गुजरात के उदवांडा गांव जो है वह सबसे प्रसिद्ध गांव है। और यहीं पर भारतीय पारसियों के द्वारा नवरोज उत्सव मनाया जाता है। इस नवरोज उत्सव का अन्य नाम की बात करें, इसका अन्य नाम क्या है, तो जमशेदी नवरोज है। जमशेदी, कभी कभी इसको लेके भी क्वेश्चन पूछ देता है, जमशेदी नवरोज। इसी नवरोज उत्सव का रूप होता है जमशेदी नवरोज। अगर भारत में नवरोज की शुरुआत किया जाए, देखा जाए तो बलबन के द्वारा शुरू किया गया था भारत में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? तो सबसे छोटा ग्रह होता है फेबोस। फेबोस किसका है? मंगल ग्रह का यह उपग्रह है फेबोस। मंगल का वैसे 2 उपग्रह है, एक डीमोस भी है, लेकिन सबसे छोटा उपग्रह जो है वह फेमोस है। पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह फेबोस है। और मंगल ग्रह का भी सबसे छोटा उपग्रह, 2 ही तो उपग्रह है, फेबोस और डेमोस। तो फेबोस जो है वह मंगल ग्रह का सबसे छोटा है। मंगल ग्रह कहीं क्यों, पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। लेकिन सबसे बड़ा ग्रह की बात कर लिया जाए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की अगर उपग्रह की बात किया जाए तो गनीमेड है, जो किसका है? बृहस्पति का, जो कि पूरे ब्रह्मांड का, पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह भी गैनीमेड है, जो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। 17 नंबर में, रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तो रोहिणी श्रेणी के उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तो 1980 ईस्वी में किया गया था। 1980 ईस्वी में किया गया था। अब इसके थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, रोहिणी श्रेणी का हिस्ट्री में चलते हैं। तो रोहिणी श्रेणी का रोहिणी RS फर्स्ट नामक उपग्रह का प्रक्षेपण जो हुआ था
वो 18 जुलाई 1980 ईस्वी को इसका प्रक्षेपण हुआ था। कहाँ हुआ था? तो भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से, भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, यहीं से इसका प्रक्षेपण किया गया था। रोहिणी फर्स्ट जो था, रोहिणी के बारे में देखते हैं। रोहिणी फर्स्ट जो था, रोहिणी फर्स्ट जो था वो भारतीय भूमि से, भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान, भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा, भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था। सब कुछ भारतीय, देख रहे हैं, सब कुछ भारतीय। यह रोहिणी फर्स्ट जो था वह भारतीय भूमि पर भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह था। प्रथम भारतीय, यहां लिख लेंगे भारतीय उपग्रह भी था यह रोहिणी फर्स्ट। अगर देखा जाए भारत का प्रथम उपग्रह तो आर्यभट्ट वैसे था, लेकिन भारतीय भूमि से वह नहीं छोड़ा गया था, भारतीय प्रक्षेपण यान से नहीं छोड़ा गया था। भारतीय भूमि पर भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा और प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह रोहिणी फर्स्ट था। क्लियर? बढ़े आगे। अगला है तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या रहा था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल, योजना काल अगर देखेंगे, ध्यान देंगे, पंचवर्षीय योजना काल ये आपको याद रखना है। तो इतना याद आपको रखना है कि कहेंगे 3/3, याद रखेंगे 3/3। दूसरी बात 4/4 80 पूरा, 90-92 पॉकेट में, 90-92 पॉकेट में। इतना याद रखेंगे तो सभी पंचवर्षीय योजना याद रहेगा। 3/3, 4/4, 80 पूरा, 90-92 पॉकेट में। कैसे? जो हम बताते हैं। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 से लेके 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना। क्लियर? पहली पंचवर्षीय योजना। अब क्रम से चलते हैं तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं, तो 1956 से 61 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक। क्लियर है? इतना तो क्लियर है। अब हमने कहा 3/3, तो 3/3 साल का एगो 1966 से लेके 69 तक के काल को अवकाश काल कहा जाता है, अवकाश कहा जाता है। या इसी में वार्षिक योजना चलाया गया था। क्या चलाया गया? वार्षिक योजना चलाया गया। एकक वर्ष का 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69 वार्षिक योजना चलाया गया, या अवकाश काल कहा गया। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई कब? तो 1969 से लेकर 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चली। चौथी को याद रखेंगे, चौथी 1, 2, 3 और चौथी 3 साल का बीच में अवकाश रहा था जो वार्षिक योजना के आधार पर चलाया गया था। चौथी 69 से 74 तक। और उसके बाद हमने कहा 4/4 साल का, तो चौथी पंचवर्षीय योजना पूरा हुआ। अब 4 साल का एगो योजना काल रहा, यानी 1974 ईस्वी से लेकर 78 तक 4 साल का योजना रहा ही। तब हमने कहा 4/4। क्लियर है? 4/4। और उसके बाद जो 1900 नीचे लिखेंगे 1978 से 80 तक जो रहा वो अवकाश काल रहा। और इस अवकाश काल में वार्षिक योजना चलाया गया। वार्षिक योजना यानी एकक वर्ष का योजना चला। 78 से 79 और 79 से 80 वार्षिक योजना, यह अवकाश काल रहा। फिर 4 गो हो गया। उसके बाद 80 पूरा दशक रहा। 4, 5वां और छठा में 80 पूरा हमने कहा, तो 1980 से 85 चला। और 7वां पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 चला। तभी कहे कि 80 का दशक जो रहा वह पूरा पंचवर्षीय योजना चला, 5-5 साल का। 80 से 85 और 85 से 90। उसके बाद हमने कहा 90 से 92 पॉकेट में, यानी कि 1900
1990 से 91 और 1991 से 92 जो रहा, ये 2 साल का जो रहा वो अवकाश काल रहा, या इसी अवकाश काल में वार्षिक योजना चला, इसे वार्षिक योजना भी कहा जाता है। क्लियर। अब उसके बाद 92 से लगातार पंचवर्षीय योजना, किसी भी प्रकार का अवकाश काल नहीं रहा था। 92 से 97, 97 से 2, 2 से 7, 7 से 12, 12 से 17, इस प्रकार से पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ दे कि कितने वार्षिक योजना चला था पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो यहां पे देखिए 3 यहां पे चलाया गया, 3 यहां पे चला, 2 यहां पे चला और 2 यहां पे चला था, यानी कुल 7 वार्षिक योजना चला, कुल 7 वार्षिक योजना चलाया गया था पूरे पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्लियर है, कोई दिक्कत। अगला है, किसने कहा विदेशी राज्य चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कहा गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इन्होंने ही कहा था वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि उत्सव मुख्य रूप से कर्नाटक में मनाया जाता है। अब हमने कहा मुख्य रूप से, इसका मतलब है कि कुछ और राज्यों में मनाया जाता होगा। जी हाँ, बिल्कुल मनाया जाता है। कर्नाटक के अलावा यह आंध्र प्रदेश में तथा तेलंगाना में इन दोनों राज्यों में भी मनाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें तो कर्नाटक में मुख्य रूप से उगादि उत्सव मनाया जाता है। यह उगादि उत्सव होता क्या है? तो यह उगादि उत्सव जो होता है ना, वो चैत्र महीना में मनाया जाता है और इसे फसल आने की शुरुआत पर भी मनाया जाता है। शुरुआत होता है चैत्र महीना, तो शुरुआत पर भी उसके उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। और इस उगादि को नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है, नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि फसल की शुरुआत जिस महीने में होती है उसे नव वर्ष के रूप में देखा जाता है और इस आधार पर उगादि उत्सव को भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है, थोड़ा सा देख लेंगे। उगादि उत्सव को एक और नाम से जाना जाता है, वह होता है संवत्सरदी उगादि। संवत्सरदी उगादि के नाम से भी इस त्योहार को जाना जाता है। ऐसा मान्यता है कि जब भगवान शंकर ने, धार्मिक आधार पर जोड़ के देखेंगे तो भगवान शंकर ने जब ब्रह्मा जी को यह श्राप दिया था कि आपकी पूजा कहीं भी पृथ्वी लोक पर नहीं होगी, वैसे स्थिति में दक्षिण भारतीय लोगों के द्वारा कि ब्रह्मा जी के द्वारा इसी चैत्र महीने में नव वर्ष के अवसर पर पूरे ब्रह्मांड की रचना किया गया था, जिस कारण से कर्नाटक में ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है और चैत्र महीना में नव वर्ष के रूप में उगादि उत्सव मनाया जाता है। तो कहेंगे कि इसमें किस भगवान की पूजा होती है? तो इसमें जो पूजा होती है वो ब्रह्मा जी की पूजा होती है। किसकी पूजा? ब्रह्मा जी की पूजा होती है। क्लियर है। तो आज का ये 20 क्वेश्चन यानी T20 शॉर्ट क्वेश्चन था जो हमने आपको सॉल्यूशन करवाया। आपसे केवल इतना रिक्वेस्ट है कि इन T20 शॉर्ट क्वेश्चनों को आप डिटेल रूप से सॉल्यूशन देखेंगे और इसका एक भी क्वेश्चन को स्किप ना कीजिए, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा इसमें कंटेंट जोड़ने का प्रयास किए हैं, आपको बेनिफिट हो सके इसके लिए हम इस टेस्ट सीरीज को शुरुआत किए हैं। तो इसी के साथ केसरिया कंपटीशन क्लास को अपना प्यार दीजिए, इसे और आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, इसलिए कि वीडियो आपके पास सबसे पहली बार पहुंचे और आपको इससे कुछ नॉलेज हो सके, कुछ मदद मिल सके। चलिए, केसरिया कंपटीशन क्लास की तरफ से सभी को प्यार भरा धन्यवाद। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान कीजिए।